नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। और जो ये हमारी श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में आप लगातार इस श्रृंखलाओं का लाभ उठा पा रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी मेरे साथ नए जुड़े हैं, सबसे पहले तो इस सरल भूगोल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है। अब मैं उन विद्यार्थियों को ये अवगत करा दूं कि जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। किसी भी स्टेट के आप विद्यार्थी हो, किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हो, आप अपने जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो भी आपको टॉपिक लगे, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल की, और चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 2024 तक जितनी भी ज्योग्राफी में हमने बिल्कुल अपडेट करके आपको ज्योग्राफी हम तैयार कर रहे हैं और आपके सामने इसको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो आपको किसी कोई सा भी टॉपिक जो आपको ऐसा लगे कि हमारे सिलेबस में है और हमें इसे बिल्कुल मजबूती के साथ तैयार करना है, तो आप क्या करेंगे, इस सरल भूगोल चैनल के भैया आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर आप जाके देखेंगे तो हमने सबसे पहले भारत की झीलें पढ़ रखी हैं, दूसरे नंबर पर भारत की नदियां पढ़ रखी हैं, तीसरे नंबर पर हमने भारत में औद्योगिक प्रदेश पढ़ रखा है, चौथे नंबर पर हमने भारत में कृषि पढ़ रखी है, भारत में खनिज भी हमने पढ़ रखा है। इसके अलावा भारत में मैं बात कर लेता हूं तो ये भारत में हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा भौतिक विभाजन है। इस भौतिक विभाजन में सबसे पहले इसको हमने 6 भागों में बांटा था। सबसे पहले हिमालय को हमने पढ़ लिया है, हिमालय के बाद हमने क्या पढ़ लिया है भौतिक विभाजन में भैया, हिमालय के बाद हमने प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा कर ली है। तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूं तो सतलज, यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जितने भी मैदान हैं भारत में, उन सभी मैदानों की भी हम चर्चा कर चुके हैं। चौथे नंबर पर भैया हम क्या पढ़ चुके हैं, चौथे नंबर पर मैंने आपको क्या पढ़ाया है पिछले क्लास में, आप याद कीजिए, आप याद करेंगे तो मैदान हो चुके हैं। मैदान होने के बाद मैंने तटों की चर्चा कर दी है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट है। इसके अलावा इन तटों में ही हमने क्या पढ़ लिए हैं, बंदरगाह हैं वो पढ़ लिए हैं। ठीक है। 6 बंदरगाह पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर है, 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर है, एक बंदरगाह अंडमान निकोबार पे है। तो इस प्रकार अभी तक हम ये पढ़ चुके थे। आज 5वें विभाजन में, इस भौतिक विभाजन के 5वें नंबर पे मैं शुरुआत कर देता हूं द्वीपीय प्रदेश की। द्वीपीय प्रदेश को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, आखिर आप समझिए। द्वीपीय प्रदेश को हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा भारत है और इस भारत में अरब सागर की तरफ कौन कौन से द्वीप हैं, इनकी चर्चा कर लेंगे। दूसरी मैं बात कर लूंगा हमारे बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन से द्वीप हैं, इनकी हम चर्चा कर लेंगे। बहुत आएंगे, हेनरे, कैनरे, बूचर, भटकल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इसके अलावा पम्बन द्वीप। ठीक है। तो कई सारे द्वीप ऐसे हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। आज तक आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसे ऐसे द्वीपों को हम शामिल करेंगे, उनकी कैसे द्वीप ये हमारे बनते हैं, इसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं। आप सोच पा रहे होंगे सर इतना जोरदार बैकग्राउंड क्यों लगाया है, इसके पीछे लॉजिक है, आप समझते होंगे, आज तक आपने मूवियों में देखा होगा। ठीक। लेकिन इनकी संरचना कैसे बनती है, इनको क्या बोला जाता है। ठीक। ये कोरल रीफ है, प्रवाल भित्तियां हैं, इन प्रवाल भित्तियों का निर्माण कैसे होता है, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल इन्हीं चित्रों की हम बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक। आपने मूवियों में देखे होंगे, आप यदि वास्तविकता में कहीं घूमने हो, कोई लक्षद्वीप गया हो, नहीं गया हो तो मन बना लीजिए भैया। ठीक है। लक्षद्वीप जाने वाला हो, इसके अलावा कहां जाने वाला हो, अंडमान निकोबार जाने वाला हो भैया, वहां भी आपको ये देखने को मिलेंगी। आप भारत में जाएंगे, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक मन्नार की खाड़ी है, वह मन्नार की खाड़ी में आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो भारत में 4 जगह हैं ऐसी जहां पर ऐसी स्थान आपको देखने को मिलेंगे। और आप चाहते हैं कि पूरे विश्व में यदि सर्वाधिक लंबी यदि हमें ऐसी प्रवाल भित्तियां देखनी है सर ऐसे, तो बिल्कुल 1 आध किलोमीटर नहीं, 1920 किलोमीटर लंबी प्रवाल भित्ति है। कमेंट करके बताइए किस देश में है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2nd ग्रेड में राजस्थान में। तो आप मुझे बताएंगे। अब मैं आज शुरुआत करता हूं, 5वां भौतिक विभाजन का हमारा भाग है जिसका नाम क्या है, हमने द्वीपीय प्रदेश। ठीक है। हम पढ़ लेते हैं भारत के द्वीपीय प्रदेश। तो भारत के द्वीपीय प्रदेश की भैया मैं चर्चा कर लेता हूं। देखिए, ठीक है, 5वें नंबर पर लिखता हूं मैं, 5वें नंबर पर लिखता हूं मैं भैया द्वीपीय प्रदेश, भारत के द्वीपीय प्रदेश। भारत के
द्वीपीय प्रदेश। अब आप देखिए, भारत के द्वीपीय प्रदेश हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भारत में कैसे द्वीपों का निर्माण कैसे होता है। आखिर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आखिर ये द्वीप हैं, ये द्वीप कैसे बनते हैं। सर हमारे आज तक ये समझ में बात नहीं आई है, और यदि नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके बताएं भैया, आप चाहते हैं क्या, क्या आपको पता है क्या कि भारत में द्वीपों का निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो द्वीपों के निर्माण के कई कारण हो सकते हैं। ठीक, उन सभी 3-4 कारणों की चर्चा तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन प्रमुखतया मुख्यतया जो कारण है, सबसे पहले मैं आपको कोरल रीफ पढ़ाने वाला हूं, प्रवाल भित्ति इनको पढ़ाने वाला हूं। प्रवाल भित्ति जिसे कोरल रीफ भी कह दिया जाता है, इसके अलावा इसे मूंगे की चट्टान भी बोल दिया जाता है। आखिर ये क्या बीमारी है, इसे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आज आपको इसी के अंदर पढ़ाने वाला हूं पहला टॉपिक, और इस पहले टॉपिक का नाम होने वाला है भैया, इसमें हम पढ़ लेंगे प्रवाल भित्ति। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रवाल भित्ति। बहुत सारे चित्र लेकर के आया हूं आपके सामने, मजा आने वाला है इस प्रवाल भित्ति में। इसे बोला जाता है कोरल रीफ। ठीक है, यह इसे बोल दिया जाता है मूंगे की चट्टान। आखिर ये है क्या बीमारी सर, आप हमें समझाइए। देखिए, सबसे पहले आप समझेंगे, बिल्कुल आपका 100% ध्यान में चाहूंगा। यदि आपने 100% ध्यान दिया है तो 200% मेरी जिम्मेदारी है इसको समझाने की। आप थोड़ा सा ध्यान देकर के बिल्कुल एकाग्रचित्त मुद्रा में हो जाएं। आपको यदि साफ नहीं दिख रहा है तो आप अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा लें भैया। जैसे ही आप अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो क्वालिटी बढ़ाने के साथ एक तो आपको ये बोर्ड साफ नजर आ जाएगा, एक मैं आपको साफ नजर आने वाला हूं। ठीक, दूसरी बात आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोड में डालेंगे। डालने के बाद दोनों ईयरफोन अपने कान में चालू रखेंगे और बिल्कुल एकांत जगह पे जाके आप मेरी बातें सुनेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अब आप समझिए प्रवाल भित्तियां क्या होती है। प्रवाल भित्तियों को समझाने से पहले मैं आपको पहले किसी भी महासागर की, इस देश दुनिया में जितने भी महासागर हैं पूरे, मैं आपको जब वर्ल्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है, विश्व की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो जितने भी महासागर हैं सबकी चर्चा करूंगा। कितने महासागर हैं मुझे कमेंट करके बताएं। आजकल तो आप देखते हैं 7वीं 8वीं का बच्चा भी बता देता है कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, तो इन महासागरों की अंदर से संरचना सबकी एक जैसी होती है, लगभग सबकी संरचना एक समान होती है। और वो कैसी होती है जरा आप समझने की कोशिश करें। आप समझने की कोशिश करेंगे भैया तो इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक महासागर की संरचना इस तरह होती है। सबसे पहले तो ये भूमि वाला भाग है, सबसे पहले तो ये भूमि वाला भाग है। देखिए आप, ये भूमि है, ठीक, ये भूमि वाला भाग है। भूमि के नीचे आप देखेंगे, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि क्या लोग जब बीच पे जाते हैं, ठीक है, बीच होता है समुद्रों का, महासागरों का तट, तो महासागरों का तट यानी बीच है। अब आप मुझे बताइए, यदि कोई बीच पे गया है तो ये भूमि वाला हिस्सा है। ऐसा थोड़ी है कि यहां से ये पानी शुरू हुआ है तो यहां यदि किसी ने प्रवेश किया तो वो बिल्कुल महासागर में डूब जाएगा, नहीं होगा ना। इसका मतलब ये ढलान बहुत स्लो होता है, यानी शुरुआत में ये ढलान है महासागरों का कई किलोमीटर तक ऐसे होता है नहीं होता है। जी हाँ, यदि आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये है भूमि, और भूमि में ये है महाद्वीपीय ढलान। ये क्या है? महाद्वीपीय ढलान इसको बोला जाता है। इस ढलान के, ये कई किलोमीटर तक ढलान ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। चेतावनी लिखी होती है कि इतने किलोमीटर से आगे आप नहीं जाएं, ढलान बहुत तीव्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये महाद्वीपीय ढलान है। इस महाद्वीपीय ढलान में हम देखते हैं, अंदर देखते हैं तो सबसे यहां एक महासागरीय उत्थान आता है। महासागरीय उत्थान क्या है अभी समझाऊंगा सारी चीजें, बस आप शांति से समझते जाएंगे तो सारी चीजें भैया आपके समझ में आने वाली है। ठीक है, ये है, यानी महासागरों में ये भूमि थोड़ी सी हल्की सी ऊपर उठी रहती है। क्यों उठी रहती है अभी मैं बताऊंगा, जिसे महासागरीय उत्थान कहा जाता है। और यह है हमारा महासागरीय मैदान, यानी महासागरों में बिल्कुल नीचे ऐसे मैदानी रूप में पाया जाता है, इसे महासागरीय मैदान कहते हैं। इसके अंदर भैया हमारा भरा हुआ है पानी, यहीं से हमारा ये क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। प्रत्येक दुनिया में जो भी महासागर है, सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि उसकी संरचना ऐसे है। ठीक, सबसे पहले आप ये समझेंगे, देश दुनिया में कोई सा भी महासागर हो, सभी महासागरों की संरचना अंदर से सेम ऐसे ही पाई गई है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें। दूसरे नंबर पर आपको कौन सी बात याद रखनी है वो आप देखें।
ठीक है। अब इनको लिख देता हूं मैं, जो भी इनकी बातें हैं वो लिख देता हूं, 1 मिनट। ये भूमि है, ठीक है, ये महासागरों में भूमि वाला हिस्सा है। ये जो ढलान है इसको मैंने बोल दिया है महाद्वीपीय ढलान, ठीक है। महाद्वीपीय ढलान, कलर भी फेर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि महाद्वीपीय ढलान है कौन सा। ये महाद्वीपीय ढलान है। इसके अलावा इस कलर में मैं बना देता हूं, ये है महासागरीय उत्थान। देखिए ये है महासागरीय उत्थान। उत्थान का मतलब महासागरों में ऊपर उठा हुआ भाग, और इसको मैं इस कलर से बना देता हूं पिंक से। इसका मतलब ये हमारा क्या है आप समझ जाएंगे, ये भाग है महासागरीय मैदानों वाला भाग है, यानी महासागरों में नीचे मैदान सा मिलता है, इसे बोलते हैं महासागरीय मैदान, ठीक। तो अब आप समझेंगे, देश दुनिया का कोई सा भी यदि महासागर है तो अंदर से बिल्कुल ऐसा है भैया, अंदर से बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। जी सर बिल्कुल, यदि ऐसा ही है तो अब हम आप समझाना क्या चाहते हैं वो बता दीजिए। हम आपको ये समझाना चाहते हैं भैया, देखिए ये भूमि वाला भाग है। अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे कि यहां पर कोरल भित्ति या प्रभाल यहां पर प्रभाल भित्ति कह लीजिए या कोरल रीफ कह लीजिए, इनका निर्माण होता है, मूंगे की चट्टान का निर्माण होता है। आखिर ये होती क्या चीज है आप समझिए। सबसे पहले क्या होता है इस महासागर में, आप समझने की कोशिश करें, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। दोबारा मैं पुनः बात को बोलूंगा, लेकिन आप एक बार में जो विद्यार्थी मेरी बात समझ गया जिंदगी में कभी भी इस बात को नहीं बोलेगा। मैं एक एक शब्द जो बोलूंगा बिल्कुल चयनित करके बोलूंगा, ठीक है। जो शब्दों का चयन है मेरा बहुत ही अति उत्तम होगा। आप उन शब्दों को यदि पकड़ देंगे तो एक बार में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, दोबारा समझने की जरूरत ही नहीं होगी। आप देखिए इस इतना बड़ा महासागर है, और जब इतना बड़ा महासागर है तो इस महासागर में कई सारे जीवों की हत्या होती होगी। अरे होती या नहीं होती आप मुझे बताइए। कैसे? छोटे कोई भी जीव है उसे बड़ा जीव खाएगा, फिर उसमें उसे बड़ी मछली खा जाएगी, उस बड़ी मछली को और बड़ी मछली खा जाएगी। इस प्रकार जब मछलियां एक दूसरे को, कई जीव इसमें मरते भी हैं, सड़ते भी हैं, गलते भी हैं, तो मछलियां जब एक दूसरे को खाती हैं, खाने के बाद भी वो क्या करती हैं, खाने के बाद उनकी जो ब्लड कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल होती हैं, वो क्या करती हैं, इस पानी में फैल जाती हैं। ऐसे लगा लीजिए, या कोई जीव जंतु की हत्या हो गई है, अब इसमें वो तैर रहा है, लेकिन आप ऐसा देखेंगे कि इस तटों की तरफ लहरें चलती हैं। जब इन तटों की तरफ लहरें चलती हैं भैया, तो लहरों के बाद हम क्या देखते हैं कि इधर से इधर ये लहरें जब तटों की तरफ चलेंगी तो हम देखते हैं जितने भी इसमें मृत जीव जंतु हैं, जितने भी सारे खाद्य पदार्थ हैं, किसके लिए खाद्य पदार्थ है? हमारे लिए, मछलियों के लिए? मछलियों के लिए। तो मछलियों के लिए जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो सब इस किनारे पर स्थित हो जाएंगे, यानी यहां इस किनारे पर क्या हो जाएंगे, ये खाद्य पदार्थ स्थित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ये खाद्य पदार्थ इधर आ जाएंगे, और जब इधर आ जाएंगे तो इस पूरे महासागर की मछलियां क्या करेंगी भैया, ये मछलियां इधर आएंगी, इधर आती जाएंगी, यहां से अपना खाना दाना प्राप्त करेंगी और फिर वापस महासागर में चल जाएंगी। ऐसा इनका रूटीन रहने वाला है, यानी यहां आएंगी, यहां से इन्होंने खाना प्राप्त किया, फिर वापस चल जाएंगे, फिर आएंगी, फिर खाना प्राप्त करेंगे, फिर चल जाएंगे। आप बताइए आप रोज क्या करें रोज आप ऑनलाइन की सुविधा है, लेकिन आप ऐसा सोचें कि घर से 40, 50, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर लगा लीजिए, 100 किलोमीटर दूर आपको कोचिंग करने के लिए जाना पड़ता है। आप सुबह के गए हैं, कोचिंग की है आपने दोपहर में, फिर शाम को वापस आ गए हैं, फिर अगले दिन आप गए हैं कोचिंग करने, कोचिंग की है, फिर घर आ गए हैं, और यही रूटीन आपका चल रहा है। काफी समय बाद आप मुश्किल से 1 महीने पश्चात आप पुनः परेशान होने वाले हैं, और आप क्या कहेंगे, क्यों ना ऐसा करते हैं उस कोचिंग संस्थान के पास में ही कोई रूम ले लेते हैं भैया, रूम ले लेते हैं, या कोई रिश्तेदार रह रहा है तो उस रिश्तेदार के वहां रुक लेते हैं और हम कोचिंग वहीं से कर लेते हैं। रोज के आने जाने से हम परेशान हो गए। सेम यही हालत इन मछलियों की है। ये मछलियां इस महासागर से आती तो है इस इधर, तो इधर ये अपना खाना दाना प्राप्त करने के लिए इस तट पर आती तो है, लेकिन आते जाते वो परेशान हो जाती हैं, तो वो कहती है क्यों ना इधर घर बनाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। और ये मछलियां क्या करती हैं, थोड़ा थोड़ा अपना क्या करती हैं, थोड़ा थोड़ा मिट्टी, कंकर, पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट,
इन जब सारी चीजों का मिक्सचर करती हैं, ये ला करके इस भाग पर इकट्ठा करती जाती हैं, और इस भाग पर जो इकट्ठा करती जाती हैं तो ये कई सालों में, कई वर्षों में, कई करोड़ों सालों के बाद यही भाग एक साथ जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये भाग ऐसे ऊपर दिख जाते हैं, जिन्हें हम प्रवाल भित्ति कह देते हैं। जिन्हें क्या कह दिया जाता है भैया? प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ या मूंगे की चट्टान कह दिया जाता है। पुनः आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, आखिर इनका निर्माण इसी तट पर क्यों हुआ है, यहां क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे अलग रीजन है। 5 मिनट बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है दोबारा समझिए। क्योंकि जैसे ही लहर चलती है, इनके लिए मछलियों के जो भी खाना दाना है, ठीक है, जो भी जीव जंतु मरे गड़े सले हैं, ठीक है, इसके अलावा जो भी मछलियों ने एक दूसरे का भक्षण किया है, भक्षण करने के बाद उनका जो ब्लड निकला है, उस ब्लड से भी क्या निकली है, जो ब्लड सेल निकली है, वो सारे पानी के साथ किधर आ जाते हैं? लहरों के साथ इस तट पर आ जाते हैं। और तट पर आने के बाद मछलियों के लिए क्या होता है? बहुत बहुतायत मात्रा में यहाँ पर भोजन मिलता है, इसलिए सारी मछलियां इस तलाश में इधर आती जाती हैं। सारी मछलियां जब इस तट पर आती है, महाद्वीपीय ढलान तट पर, तो रोज के रोज आने के बजाय वो सोचती हैं क्यों यहाँ पर एक घर बना लिया जाए, और वो घर के रूप में क्या करती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, बजरी, मिट्टी, रेत, ठीक है, इन सबसे मिलकर के भैया वो अपने घरों का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ या मूंगे की चट्टान कह देते हैं। उनका निर्माण ये हो गया है। क्या होती है ये मूंगे की चट्टान, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ? बिल्कुल मैं आपको यही समझाने वाला हूं। इधर देखिए, ठीक, आपके लिए बहुत सारे चित्र लेकर के आया हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। अब देखिए, आप एक चित्र में आपके लिए लेकर के आया हूं ताकि आपको यहाँ पर सारी बात है भैया वो बिल्कुल क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को चित्र नहीं दिख रहा है, पुनः आपसे निवेदन है अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा ले ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। अब देखिए, यहाँ कोई एक दो मछली थोड़ी आती है, यहाँ लाखों करोड़ों संख्या में जितनी भी मछलियां हैं वो आती हैं। देखिए, यहाँ आपको मछलियों के कई सारे ग्रुप देख रहे होंगे आप, कितनी सारी मछलियां हैं एक साथ आ रही हैं, और ये है हमारे प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ या मूंगे की चट्टान। गुरुजी ये रंग बिरंगे कैसे हो गए? जी हाँ, आप सोचिए, प्रत्येक, आप साइकोलॉजी का एक नियम है, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अलग डिफरेंट चीज देखने को मिलेगी। वो व्यक्तिगत भिन्नता हर इंसान को हर इंसान से अलग करती है। सेम ऐसे ही सेम यहां पर हम देखते हैं तो इस कोरल रीफ में कभी हरी, पीले, लाल, गुलाबी ऐसे प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है जो एक तरह स्वर्ग की तरह नजर आती हैं। और लोगों के लिए हम देखते हैं, मैं बताऊंगा अब इसमें सर्वाधिक लोग घूमने के लिए कहां जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आखिर क्यों जाते हैं घूमने के लिए, वहां क्यों चीज जाती है, इसी के कारण जाते हैं। अभी आप केवल इतना समझेंगे कि यहाँ पर देखिए सारी मछलियां आ रही हैं, आने के बाद ये प्रवाल भित्ति है, ये आपको जो रंग बिरंगी दिख रहे हैं, रेड कलर है, ये बैंगनी कलर है, ये आप देखेंगे व्हाइट है, ग्रीन है, येलो, ये सारी चीजें हैं, ये क्या है? प्रवाल भित्तियां हैं। इन प्रवाल भित्तियों पर कई करोड़ों सालों में इनका निर्माण हुआ है। यहाँ पर इन्होंने इकट्ठा करके घर बना लिया है और यहीं से ये भोजन प्राप्त करती है। भोजन प्राप्त करने के बाद वापस इनमें जाके छुप जाएंगे। तो ये क्या है भैया? कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति है। आप यहाँ पर लिख लीजिए, आप यहाँ पर, ठीक है। प्रवाल भित्ति, ठीक है, ये कोरल रीफ है। ये कोरल रीफ हो गया भैया, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप समझिए आखिर प्रवाल भित्ति का निर्माण गुरुजी यही क्यों हुआ, और क्या कहीं भी हर जगह प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाएगा? जी नहीं, प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए 4 आवश्यक शर्त होती हैं। कौन कौन सी 4 आवश्यक शर्त हैं? सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि महाद्वीपीय ढलान होना चाहिए, यानी महाद्वीपीय, ये जो महाद्वीपीय ढलान है ये कैसा होना चाहिए? कम तीव्र होना चाहिए, कम तीव्र होना चाहिए। कम तीव्रता क्या मतलब है गुरुजी, हमारे समझ नहीं आई है। बिल्कुल देखिए आप भैया, आप सोचिए ये ढलान है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये ढलान ऐसे हो एकदम
एकदम ये महाद्वीपीय ढलान खड़ा हो 90 डिग्री के एंगल पर हो, तो आप बताइए जो कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति है, ये जो घर हैं इनके ये घर रुक पाएंगे क्या? नहीं। ये जैसे ही पानी आया है, बहाव आया है, क्योंकि इधर से और भी नदियों का पानी आ रहा है, तो धीरे धीरे जैसे ही पानी आएगा प्रेशर के साथ ये घर टूट के बिल्कुल नीचे जाने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले जो शर्त है इन प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए, वो पहली शर्त है कि महाद्वीपीय ढलान कम तीव्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? महाद्वीपीय जो ये ढलान है ये कम तीव्र होनी चाहिए, सबसे पहले नंबर की ये शर्त है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं इसके निर्माण के लिए दूसरे नंबर की शर्त क्या है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, दूसरे नंबर की शर्त क्या है भैया? ये ढलान होनी तो चाहिए, ठीक है, लेकिन यहीं पर महाद्वीपीय ढलानों पर ही इनका निर्माण क्यों हुआ है, यहां अंदर निर्माण क्यों नहीं हुआ है, उसके पीछे भी रीजन है। यहां पर महाद्वीपीय ढलान होना चाहिए, इसके अलावा अब ये पानी के ऊपर वाले भाग में, अब देखिए पानी से ज्यादा अंदर नहीं है, लगभग कुछ ही किलोमीटर में अंदर ये पानी मिलेगी, यानी यहाँ प्रकाश की किरणें सीधी पहुंच जाती हैं। इसका मतलब प्रकाश की किरणें जब सीधी पहुंच जाएगी, इसका मतलब यहाँ आवश्यक रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसलिए आप देखेंगे, इसलिए यहीं पर आप देखेंगे कि प्रवाल भित्ति के जो क्षेत्र हैं, यहां पर इस क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर की शर्त, यानी ये ढलान होने चाहिए, पहली बात तो कम तीव्र होने चाहिए, प्लस सूर्य की उपस्थिति होनी चाहिए। किसकी? सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाए, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है भैया, इतनी उपस्थिति हो, चल सर पहली शर्त तो मान लेते हैं हम। दूसरे नंबर पर क्या शर्त आवश्यक है वो जरा आप देखिए। दूसरे नंबर पर आवश्यक है कि तापमान, सबसे पहले आप देखेंगे तापमान, कि महासागरीय जल का तापमान कितना होना चाहिए। तो महासागरीय जल है, इस महासागरीय जल का जो तापमान है भैया, ये तापमान कितना होना चाहिए आप मुझे बताएंगे। तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान है यदि किसी महासागर का, तो वहां कोरल रीफ का, प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाएगा। तीसरे नंबर पर देखता हूं मैं, किसी भी महासागरीय जल की लवणता में बात कर लेता हूं, यानी उसमें कितना खारापन है। वो खारापन भैया 27 से लेकर के 31 प्रति हजार, देखिए हजार को मैंने ऐसे लिखा है, प्रति हजार क्या होना चाहिए, उसकी लवणता है, प्रति 1000 ग्राम यदि इसकी क्या है, लवणता है भैया, तो हम कह देंगे ऐसे महासागर में हम क्या है, कोरल रीफ का निर्माण हो सकता है। और चौथे नंबर पर शर्त कह लीजिए या प्रतिबंध कह लीजिए, यानी यदि किसी तट पर या किसी महासागरीय तट पर यदि कोई नदी है वो डेल्टा बना के गिर रही है, डेल्टा बना के गिर रही है, इसका मतलब डेल्टा बना के गिर रही है, इसका मतलब है अपने साथ कंकर, पत्थर, मिट्टी, बजरी लेकर के आ रही है, तो ऐसी स्थिति में इन प्रवाल भित्तियों का दम घुट जाता है, और दम घुटने के बाद ये प्रवाल भित्तियों में मछलियां छोड़ जाती हैं, और ये घर क्या होते हैं, मिट्टी के दबाव के कारण, इस अशुद्धियों के कारण क्या होती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। तो चौथे नंबर पर शर्त कह लीजिए या प्रतिबंध कह लीजिए कि नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में विकास इनका कैसा होता है, असंभव होता है। तो ये 4 तरह की शर्त हैं। देखिए किसी भी आपको प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ का निर्माण कहां होगा, यदि ये 4 शर्त की पूर्ति हो रही है तो वहां प्रवाल भित्ति बन जाएंगी, और जगह नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि भारत में केवल 4 ही स्थान ऐसे हैं जहां पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। उन चारों स्थान पर ही भैया ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए भारत में केवल 4 स्थान है। मैं आपको लक्षद्वीप बताऊंगा, अंडमान निकोबार बताऊंगा, कच्छ की खाड़ी बताऊंगा और मन्नार की खाड़ी बताऊंगा। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल 4 जगह पर ही हमें क्या ये कोरल रीफ प्रवाल भित्ति देखने को मिलती है, और जगह क्यों देखने को नहीं मिलती? क्योंकि ये चारों शर्त पूरी नहीं होती है। महासागरीय ढलान है, ये तीव्र होना कम तीव्र होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाना चाहिए, महासागरीय जल का तापमान 18 से लेकर के भैया 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो, यहाँ पर लवणता होनी चाहिए महासागरीय जल की, वो 27 से 31 प्रति 1000 ग्राम होनी चाहिए, और नदियों के डेल्टाई क्षेत्र का विकास
असंभव है। यानी नदियों के डेल्टा क्षेत्र है जहां पर नदियां जाकर के मिल रही हैं, इसका मतलब मिट्टी भी जाके मिल रही है। अरे डेल्टा क्षेत्र का मतलब है एक नदी की शाखा इधर, एक इधर से, एक इधर से, इधर से, तो कई सारे क्षेत्र से जब नदियां बह करके जाएंगी तो मिट्टी का कटाव करके जाती हैं और अशुद्धियां लेकर के जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में भी इन नदियों के क्षेत्र में इनका किसका, इस प्रवाल भित्तियों का विकास असंभव होता है। कहां पर भारत का विकास है इनकी मैं चर्चा कर लेता हूं। भारत में प्रवाल भित्तियां कहां मिलती हैं, ये देखिए। भारत में कुल 4 स्थानों पर, कुल 4 स्थानों पर ही प्रवाल भित्तियां हैं। चार स्थान पर ही प्रवाल भित्तियां हैं। और वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार। दूसरे नंबर पर मैं देखता हूं लक्षद्वीप। तीसरे नंबर पर देख लेता हूं भैया मैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हो गया है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है मन्नार की खाड़ी। कहां है मन्नार की खाड़ी बताइए? पिछली क्लास में मैंने आपको बताई थी, चित्र भी बनाया था मन्नार की खाड़ी का। और चौथे नंबर पर कच्छ की खाड़ी। बताइए मुझे कच्छ की खाड़ी कहां है और खंबात की खाड़ी कहां है? सारी चीजें बता चुका हूं, लगातार जो विद्यार्थी क्लास ले रहे हैं उन्हें ये सारी चीजें। तो भारत में केवल 4 स्थान है, ये अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, मन्नार की खाड़ी है और कच्छ की खाड़ी है। केवल इन्हीं स्थानों पर हमें प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती हैं। एक चीज और समझिए, यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर जब प्रवाल भित्तियां हैं, आप समझिए यहां गोल गोल अपन का कोई पानी भरा हुआ है, ऐसे समझिए ये गोल गोल पानी भरा हुआ है ऐसे। और जब ऐसे गोल पानी भरा हुआ है तो इसके चारों ओर यदि प्रवाल भित्तियों का जमाव हो जाए, ऐसे प्रवाल भित्ति जो मैंने ये दिखाई है, ये प्रवाल भित्तियों का जमाव हो जाए, तो ऐसे जब गोल रूप में प्रवाल भित्तियों का जमाव हो जाता है तो उसे एटॉल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है भैया? एटॉल बोल दिया जाता है। बस आपको यही याद रखना है कि अंडमान और निकोबार पर गोल गोल रूप में जब ये प्रवाल भित्तियों का जमाव हो जाता है, जिसे एटॉल का नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है भैया राजस्थान आरएएस एग्जाम में कि एटॉल क्या है, एटॉल क्या है बताइए मुझे। भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में गोल प्रवाल भित्तियों को एटॉल नाम से जाना जाता है। यही आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरुजी थोड़ा सा समझा दीजिए हमें, ये प्रवाल भित्तियां होती कैसी हैं, कैसी दिखती हैं। तो आपको पुनः दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले और भी चित्र लेकर के आए हूं, ये आप देखेंगे ये घूमने के स्थान है बहुत। आप देखिए कितना मजा आने वाला है। आप देखेंगे बिल्कुल पानी एकदम महासागर का, किसी महासागर का पानी एकदम बिल्कुल नीला हो, और नीला होने के बाद आप नीचे यदि उसमें झांक के देखें तो आपको अंदर ऐसी संरचनाएं यदि देखने को मिले तो आपका मन गदगद होने वाला है। आपको कितनी खुशी मिलने वाली है। आप देखिए कितना प्यारा चित्र लग रहा है। अभी तो ये चित्र है और वास्तविकता में इससे भी कई हजारों गुना उसकी सुंदरताएं होती हैं। तब भी आप घूमने जाएं। अब देखो हर जगह घूमने जाते हैं लोग, आखिर क्यों जाते हैं इस पर मैं चर्चा करता हूं। पहले ये समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया ये क्या है, प्रवाल भित्ति है, मूंगे की चट्टान है, मैंने आपको ये दिखाई है। फिर मैंने आपको ये समझाया कि आखिर इनका निर्माण क्यों हुआ है। निर्माण के लिए मैंने आपके मन में संशय पैदा करके ये समझाया है कि निर्माण कहां होता है। पहले ये देखिए महासागरों के इस महाद्वीपीय ढलान पर होता है। महासागरों में अब देखो इधर से नदियां आती हैं तो नदियां अपने साथ कुछ कंकर पत्थर अवसाद लेके आती हैं जो यहाँ जमाव हो जाता है जिनका, और यहाँ पर जमाव हो जाता है तो एक भाग हल्का सा ऊपर उठ जाता है जिसे हम महासागरीय उत्थान के नाम से जानते हैं। फिर महासागर अंदर से प्लेन होता है। ठीक, ये मैंने आपको समझा दिया। यहीं पर इनको भोजन मिलता है, लहरों के द्वारा सारा इधर इकट्ठा हो जाएगा तो सारी मछलियां आ जाएंगी। यहाँ पर चूने पत्थर कंकर मिट्टी बजरी इन सब से ये घर बना लेंगी, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रवाल भित्ति कह देते हैं। ये प्रवाल भित्ति है, ये भैया ये इनके घर है मछलियों के। ठीक है, चूने पत्थर ये मिट्टी बजरी इनसे इन्होंने निर्माण किया है। इसके अलावा देखते हैं 4 शर्त है
ढलान कम होना चाहिए, सूर्य की उपस्थिति होना चाहिए, महासागर जल का तापमान 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, लवणता 27 से 31 प्रति 1000 ग्राम होनी चाहिए, और नदियों के डेल्टा क्षेत्र है वहां पर इनका निर्माण नहीं होगा। ये चारों शर्त यदि पूरी हो रही है तो वहां पर प्रवाल भित्ति हो जाएगी निर्माण। और प्रवाल भित्तियों का निर्माण ऐसी शर्त भारत में 4 जगहों पर ही हो रही है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ठीक है, इसके अलावा मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ठीक, 4 स्थान पर ही हमारे में ये प्रवाल भित्ति देखने को मिलती है और कहीं देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में ये गोल गोल प्रवाल भित्ति देखने को मिलती है जिन्हें एटोल कह दिया जाता है। इतनी बातें यदि आपके समझ में आ गई हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए भैया कि सर आप जो समझा रहे हैं हमारे भेजे में घुस चुकी हैं सारी बातें। अब भी आपको अब प्रवाल भित्ति समझनी है तो अब मैं आपके लिए बहुत सारे चित्र लेकर के आया हूं, देखिए। ये देखिए, ये प्रवाल भित्ति देखिए भैया कितने प्यारे लग रही है, मुझे आप बताइए। ये प्रवाल भित्तियां हैं, ये क्या है, ये प्रवाल भित्तियां हैं बिल्कुल, ठीक है, जिन्हें मूंगे की चट्टान भी कह दिया जाता है एग्जाम में। मूंगे की चट्टान के नाम से, इन्हें कोरल रीफ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए कितना प्यारा चित्र आपको लग रहा है, आप मुझे बताइए। ये जो आपको दिख रहे हैं ये प्रवाल भित्तियां हैं, ये मछलियां आई हैं, ये भोजन इनसे ग्रहण करती हैं, इनमें छुप जाती हैं, भोजन ग्रहण करके छुप जाती हैं, अर्थात इनके घर हैं। देखिए कितने सुंदर है, ठीक है, लिख देता हूं प्रवाल भित्ति, ठीक। ये क्या है, ये प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है, ठीक है। इसके अलावा आप कहें तो और भी दिखा दूं आपको, कई सारे चित्र लेकर के आया हूं। देखिए प्रवाल भित्ति है, कितने सारे, देखिए कितने सुंदरतम इनके क्या है, ये घर है, ठीक। और देखिए, और लेके आ जाता हूं मैं आपके लिए, ये देखेंगे आप, ये देखिए अब आप, ये देखिए और देख लीजिए कितना सुंदर इनका घर है। देखिए कोरल रीफ है ये प्रवाल भित्ति है, ठीक है। इस प्रवाल भित्ति के बारे में आप देखेंगे तो देखिए भैया, ये है प्रवाल भित्ति, ये भी एक कोरल रीफ, ठीक है। कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, मूंगे की चट्टान है, देखिए कितने सुंदर हैं ये, देखते जाइए आप, बिल्कुल आपका मन गदगद होने वाला है, ठीक है। आपको सारे दर्शन फ्री में करा रहा हूं, अभी भी आपके अंदर हल्की सी भी शर्म बची है भैया तो इस क्लास की लिंक को जरूर अपने दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें बताएं कि लगातार इस ज्योग्राफी वाले चैनल पर जितनी भी सारी चीजें हैं चित्रात्मक दिखाई जा रही हैं, लगातार उनको आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। फिर भी आप यदि मेरा सहयोग नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा नालायक भैया इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आगे देखिए, हम देखते हैं और भी आपके सामने क्या चित्र लेकर के आया हूं मैं, आप देखते ही जाएंगे तो सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर होने वाली है, ठीक है। इनका निर्माण देख लीजिए आप, ये देखिए। अब आपको ये मछलियां आ रही हैं कई सारी, ये भी कोरल रीफ पे आ रही है, ये घरों में आ रही हैं, इनके घर हैं, इतनी सारी मछलियां इनमें छुप जाती हैं, देख लीजिए इनके घर हैं, ठीक है। तो ये कोरल रीफ है, यानी प्रवाल भित्तियां हैं, ये है प्रवाल भित्ति, ठीक। ये प्रवाल भित्ति हो गई, देख लीजिए ध्यान से, इसको भी सेव कर देता हूं। और देखिए आप, और दिखा देता हूं आपको, एक दो फैक्ट और लिखा देता हूं जिसके बारे में सारे लोग हैं वो चिंतित रहते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। अब आप देखिए, ये भी कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति है, कितना सुंदर चित्र है। आप एक बार अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे भैया, बहुत मजा आ जाने वाला है। ये प्रवाल भित्ति कोरल रीफ है, देखिए, ठीक है। ये भी क्या है, ये प्रवाल भित्ति है, ठीक है भैया, ये प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति हो गई, ठीक है। इसके अलावा मैं बात क्या कर लेता हूं, देखिए और इस चित्र आपको दिखा देता हूं। अब आप आ जाइए, अब आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं भैया। आप मुझे एक बात बताएंगे, लोग कहां घूमने के लिए, भारत में यदि राजस्थान में कोई लोग, जैसे भारत में सर्वाधिक लोग घूमने के लिए आते हैं, मुख्यतः मैं बात करता हूं तो इधर हमारे पश्चिमी राजस्थान में मुख्य आकर्षण का केंद्र है कोई तो वो मरुस्थल है।
ऐसे क्षेत्र, ऐसे लोग जहां पर मरुस्थल का अभाव है, ऐसे देश कहां देखने को आते हैं? मरुस्थल देखने के लिए भारत में ज्यादातर क्या करते हैं? विजिट करते हैं। हम जैसे भारत के ही लोग लगा लीजिए, राजस्थान वाले लगा लीजिए, राजस्थान वाले लोग, आप बताइए मुझे, क्या हर बार आप मरुस्थल देखने के लिए जाते हैं? क्या नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां हमारे पास हैं। तो हम कहां घूमने के लिए जाएंगे? हम भारत में ही यदि घूमने के लिए जाएंगे तो बर्फ वाले इलाके में जाएंगे। बर्फ कहां? इसका मतलब जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जाएंगे, लद्दाख वाले रीजन में हम घूमने के लिए जाएंगे, है ना, उत्तर भारत में ही हम घूमने के लिए जाएंगे। अब उत्तर भारत का आदमी घूमने के लिए आएगा तो क्या बर्फों में ही घूमता रहेगा? नहीं, उसकी इच्छा रहेगी कि मैं रेगिस्तान की तरफ जाऊं, तो वो राजस्थान घूमने के लिए आएगा। सेम ऐसे ही यदि कोई पर्यटक के रूप में यदि सर्वाधिक घूमने के लिए पसंद करेगा तो वो जाना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया। गुरुजी ऑस्ट्रेलिया क्यों जाएगा? जी हाँ, इन कोरल रीफ है, ये प्रवाल भित्तियां हैं, ये मूंगे की चट्टान है। यदि दुनिया में सबसे ज्यादा इनकी लंबाई है कहीं तो वो कहां पर आपको देखने को मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑस्ट्रेलिया है उसके पूर्वी भाग में हम देखेंगे, और उसके भी उत्तर में यदि देखें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में हम देखते हैं तो लगभग हमें 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर नहीं भैया, 1920 किलोमीटर लंबी प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती हैं, जो कि दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्तियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्तियां हैं जो मैंने आपको दिखा दी हैं। ठीक है, कोरल रीफ हैं। अब हम लिख लेते हैं, नोट करके इस बात को लिख लेते हैं, नोट करके लिख लीजिए, दुनिया की सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कहां देखने को मिलती है? सबसे लंबी जो प्रवाल भित्ति है ये कहां देखने को मिलेंगी भैया? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में या पूर्वी भाग के उत्तर में। अरे जैसे समझिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इसका पूर्वी भाग हो गया, ये कौन सा भाग हो गया इसका? ये भाग पूर्वी हो गया, और इसके यहां उत्तर में यहां तक यूं ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, यहां पर ये कोरल रीफ है 1920 किलोमीटर लंबे। ठीक है, बस आप ये याद रखिए। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग के उत्तर में हमें क्या देखने को मिलती है? दुनिया की सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति 1920 किलोमीटर। ठीक, 1920 किलोमीटर देखने को मिलती है, और देखने को मिलती है यानी सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में यदि कोई पर्यटक देखने के घूमने के लिए जाते हैं वो इन प्रवाल भित्तियों की तरफ ही जाते हैं। गुरु जी क्या है प्रवाल भित्ति? हमें जरा समझाइए, दिखा दीजिए, एक बार दर्शन करा दीजिए। तो कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे लंबी है, 1920 किलोमीटर इनकी लंबाई है। सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में यदि लोग घूमने के लिए जाते हैं तो केवल इन प्रवाल भित्तियों को देखने के लिए जाते हैं। आप चाहें तो घर बैठे आपको दर्शन करा सकता हूं, शर्त है इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बताइए, रोज रोज कहना अच्छा लगता है क्या आपको? ठीक, तो जो भी लोग हैं चुपके से देख के जा रहे हैं, सब पर मेरी नजर है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझे लगातार पहली वीडियो से देख रहे हैं लेकिन आज तक वो लाइक कर नहीं करते हैं। ठीक, तो ऐसे विद्यार्थी मेरे बहुत दिल के करीब है, ऐसे चाहे वो विद्यार्थी हो या लोग हो, उनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहें, आपकी यहाँ पर मौजूदगी बहुत जरूरी है। ठीक है हाँ, तो अब आगे आप चलते जाएंगे भैया। इधर देखिए आप, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की इस कोरल रीफ के बारे में आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया की कोरल रीफ है। ठीक, ये यहां से देखेंगे आप तो बिल्कुल कई किलोमीटर लंबाई तक आपको ऐसे ही कोरल रीफ देखने को मिलती है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल भित्ति, समझ जाना, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? कोरल रीफ। ऑस्ट्रेलिया में ये कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति है, ये मैंने आपको दिखा दी है। और एक और चित्र दिखा देता हूं ताकि आपकी आत्मा खुश हो जाए भैया कि सर आपने तो मजे ही कर दिए और मजे कर दिए हैं। तो अब आप देखिए, लोग बिल्कुल ऐसे घूमने के लिए जाते हैं। मैंने घूमते हुए चित्र आपको दिखा दिया है ताकि सारी चीजें आपको यहां से क्लियर दिखाई जा सके। ठीक है भैया, अब आप देखेंगे, देखिए लोग ऑस्ट्रेलिया में, ये देखिए, ठीक है, ये गए है, ये एक लड़की है। ठीक है, आपको दिख रही है, लड़की के नाम पे आप जल्दी देखते हैं इसलिए मैंने आपका नाम बताया है।
कुछ भी हो सकते हैं भैया, ठीक है। ये कोरल रीफ है, आपको कई किलोमीटर लंबाई तक आपको ये कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति आपको दिख रही है। यहां से इसका शुरुआत हुई है, ये देखिए पानी के अंदर कोरल रीफ है, देखिए इधर देखिए पानी के अंदर ये कोरल रीफ है कई जगह तक, और कई कई किलोमीटर तक 1920 किलोमीटर तक ये ऐसे ही फैली हुई है। यहाँ पर इन प्रवाल भित्तियों का संरक्षण सरकार करती है। सरकार जब भी ध्यान रखना, ये प्रवाल भित्ति हैं ऐसे क्षेत्रों में लोगों को केवल और केवल इस मनोरंजन के उद्देश्य से भेजा जाता है। इन क्षेत्रों में नाव भी नहीं चलती है। जब मैं आपको विश्व के संदर्भ में पढ़ाने वाला हूं, एक एक चीज स्पष्ट करने वाला हूं कि ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में नावें नहीं चलती हैं, यहां से नावें गुजरने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये कोरल भित्तियों का यदि नष्ट हो गई है तो कई करोड़ों वर्ष लग जाएंगे इसके निर्माण होने में। इसलिए इनका संरक्षण सरकार द्वारा किया जाता है, क्योंकि पर्यटक में बहुत योगदान है इनका, ठीक। और ये महासागरों के लिए भी बिल्कुल ऐसे समझिए आप रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती हैं, ठीक है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, और ये प्रवाल भित्ति कितनी है भैया? 1920 किलोमीटर है। ये प्रवाल भित्ति है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, जो आपने चित्र में देख रही होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे पुनः ये आग्रह करता हूं, जो भी मेरे विद्यार्थी मुझे लगातार देख रहे हैं, आप मेरे कंटेंट पर विश्वास कीजिए। आपको जो चीजें लिखाई जा रही हैं वो दुनिया में किसी भी कोचिंग से, ध्यान रखना, सारी कोचिंगों से सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा आपको लिखाई जा रही है। एकदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें, लगातार पढ़ते जाएं। जो भी नकारात्मक लोग हैं आपको क्या करते हैं, पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हमेशा ये चाहते हैं कि ये किसी तरह आपके चंगुल में फंस जाए और इसकी बुरी तरह आप कैसे वो आपको जीवन में पराजित देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की तरफ आप देख के मुस्कुराएंगे भैया, भगवान पर आस्था रखेंगे, और आस्था रखने के बाद बस एक ही बात मन में सोचेंगे कि आज हमारी स्थिति इनसे बेहतर है और आगामी आने वाले समय में इनसे बहुत बेहतरीन स्थिति में हम होंगे, ठीक है। ऐसे लोग जो हमेशा आपको नीचे दिखाने की कोशिश में रहेंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे ये इंसान कभी ऊपर नहीं पहुंच जाए, बोले बाबा ऐसी कृपा करेंगे कि वो इंसान आपसे कभी जिंदगी में ऊपर तो दूर बराबरी स्थिति में भी नहीं आएगा, क्योंकि भगवान के घर न्याय है, अन्याय नहीं है। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप एकदम हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, प्रसन्न होते हुए, बिना किसी जलन का भाव रखते हुए, बिल्कुल सद्भावना के साथ क्या करें, सद्भावना समभाव के साथ, अब एक दूसरे के साथ बिल्कुल मित्रता के व्यवहार से लगातार एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, ठीक है। इस श्रृंखला में इस दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने जो भी रिश्तेदार हैं सबके साथ इस क्लास की लिंक को आप जरूर शेयर करेंगे, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। हमारी ये क्लासेस का कारवा लगातार चलता रहे और इस श्रृंखला में किसी की नजर नहीं लगे, ठीक है भैया। ये श्रृंखला लगातार चलती रहे, इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आप लगातार पढ़ते रहेंगे। रोज रात के 8 बजते ही आप क्लास में लगातार पढ़ते जाएं, ऐसी मुझे आशा है, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जब आपने लगातार ये काम शुरू कर दिया है तो मैं अपने इस काम को और आगे बढ़ाने वाला हूं। इस चैनल पर हम और भी सब्जेक्ट क्लासेस चालू करने वाले हैं। पहले एक बार अपना आप समर्थन दीजिए, इस चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपके लिए कुछ हम कर पाए। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप कल रात के 8 बजे का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि कल रात 8 बजे इस टॉपिक को आगे हम बढ़ाने वाले हैं और ज्योग्राफी में हम मजा लेने वाले हैं, दमदार तरीके से हमारी तैयारी को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब एकदम मस्ती से पढ़ते जाएंगे और बिना किसी चिंता के कल की क्लास को लगातार देखेंगे। आज की क्लास को यही समापन की ओर में ले जाता हूं भैया। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।